हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है भारत में कृषि विपणन एवं कीमत नीति। ठीक है। इससे पहले हम एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर बहुत से चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को प्लीज़ देख लीजिए। तो इस चैप्टर के बारे में बात करें, भारत में कृषि विपणन। विपणन का इंग्लिश में मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है। हिंदी में थोड़ा इसको समझना डिफिकल्ट है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ है जिस प्लेस पर, उस प्लेस से लेकर मार्केट तक पहुंचाना उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को मार्केटिंग कहलाता है। भारत में कृषि विपणन एवं कीमत नीति। ठीक है। तो भारत में जो कृषि हुई है यानी कि जो खेती से उत्पन्न चीजें हुई है, वो कैसी भी हो सकती है। वो खाद्यान्न हो सकती है, वो नकदी फसलें हो सकती है, अन्य प्रकार की चीजें हो सकती है, उनको मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़े। कृषि विपणन क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि उत्पादों को सहकारी संस्थाओं या समितियों के माध्यम से किसानों से बाजारों तक पहुंचाना कृषि विपणन कहलाता है। कृषि उत्पाद मतलब जो कृषि से उत्पन्न जो चीजें हुई है उनको, वो कुछ भी हो सकता है, आलू प्याज या नकदी फसलें, कपास हो सकता है या फिर नील, ये सब चीजें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से। सहकारी संस्थाएं क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इतना समझ लें, सहकारी संस्थाएं सिंपली वो होती हैं जो साथ मिलकर काम करती है। ठीक है। जिसमें मेनली किसान होते हैं। ठीक है। उनके माध्यम से किसानों से बाजारों तक पहुंचाना कृषि विपणन कहलाता है। जो फसल हुई है, पैदा की गई है, उसको मार्केट तक पहुंचाना कृषि विपणन कहलाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी क्रियाएं एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विपणन के अंतर्गत सभी क्या क्रियाएं जो कृषि से संबंधित हैं, जैसे किस कौन सी फसल किस मौसम में लगानी चाहिए, किस प्रकार के बीज और किस प्रकार की जमीन इन बीजों के लिए, किस प्रकार की मिट्टी अच्छी रहेगी, उत्पादन क्षमता कहाँ पर अच्छी है कहाँ पर नहीं, इन सभी, और कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट अभी अप्लाई कर रही है उनका लाभ उठाना, इन सभी के ऊपर जो है अध्ययन किया जाता है। इन सभी को किसानों को सजेस्ट किया जाता है ताकि उनका लाभ अधिक हो। इनका उद्देश्य लागत को कम करना, ठीक है, तथा लाभ को अधिकतम करना होता है। क्या होता है? लागत को कम करना यानी कि कॉस्ट कम से कम हो लगे और लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। किसका उद्देश्य होता है? कृषि विपणन का और सहकारी समितियों का। ठीक है। तो कृषि विपणन सहकारी समितियां क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कृषि विपणन सहकारी समिति? सबसे पहले तो सहकारी का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, साथ में मिलकर काम करना। किससे रिलेटेड है वो? कृषि से रिलेटेड। तो सहकारी समितियों के सदस्य किसान होते हैं। सहकारी समितियां क्या होती हैं? जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली कौन होते हैं? किसान होते हैं। ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट भी इसमें अपने जो है एम्प्लॉय को इसमें डालती हैं, जो मेनली एक्सपर्ट्स होते हैं खेती से रिलेटेड, कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है। जो कि अपने अतिरिक्त उत्पादन को संस्थाओं को बेच देते हैं तथा संस्थाएं किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसानों से माल खरीद कर उनको जो पैसा बनता है उनका, उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये समितियां बाजारों की जानकारी रखती है। इनके पास डेटा रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और किस समय बेचना फसल को अच्छा रहेगा, किस समय नहीं रहेगा। ये सारी जानकारियां किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। ये समितियां बाजारों की जानकारी रखती है तथा सही समय पर उत्पादों को बाजार में बेच देती है। किस समय डिमांड ज्यादा है, किस समय कम है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड एक तरीके से अपने पास रखती है। इन समितियों के निम्नलिखित लाभ है। अब बात आती है कि इन समितियों को बनाया क्यों जाता है, क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, वो देखते हैं। पहला है किसानों को भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि इनका काम होता है कि किसानों ने जो चीजें उगाई है, उत्पन्न की है, उसको जो है भंडारण की सुविधा यानी कि स्टोरेज की सुविधा, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि किसान अपने माल को लंबे समय तक रोक कर रख सके। ठीक है। और आने वाले सही समय पर उसको बेचे। दूसरा है बाजार की जानकारी रखना तथा किसानों को जागृत करना। बाजार में क्या क्या रेट चल रहा है, ठीक है, और कौन कौन से गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है उनके लिए
और किस तरीके से वो अपनी फसलें अच्छी कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से कीटनाशक उनके फसलों के लिए लाभदायक है, किस प्रकार से वो अपनी फसलों को बचा सकते हैं, ये सभी जानकारी उनको देते हैं टाइम टाइम पे, और उनको जागृत यानी कि उनको नॉलेज देना। तीसरा है बाजार से अच्छी कीमतें प्राप्त करके किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, बाजारों से अच्छी कीमतें प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके मोस्टली जो सदस्य होते हैं वो किसान होते हैं, जिनका मेन काम होता है किसानों के लिए ही काम करना, किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना, क्योंकि किसानों को प्रॉफिट होगा तभी वो मोटिवेट होंगे आगे चीजों को उगाने के लिए। अगला है आकस्मिक वित्त उपलब्ध करवाना। आकस्मिक का मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी वित्त उपलब्ध कराने की किसान कोई फसल उगाना चाहता है या फिर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी लगाना चाहता है अपने फील्ड में, तो उसको इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, और कम से कम इंटरेस्ट पर। दलालों की समाप्ति करना। दलालों की समाप्ति एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, दलाल मतलब मीडिएटर, जो कि बहुत सारा पैसा खा जाते हैं किसानों से फसल लेकर मार्केट पहुंचाने तक के बीच में, तो उसको खत्म करना ताकि प्रॉफिट बच सके। ठीक है, तो ये क्या था, कृषि विपणन सहकारी समितियां क्या होती है, उसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। भारत में कृषि विपणन की समस्याएं क्या है। भारत में कृषि विपणन तो है लेकिन उसकी कुछ समस्याएं भी है, उनको पढ़ते हैं क्या है। पहला है भंडारण की समस्या। क्या है भंडारण की समस्या? भंडारण मतलब स्टोरेज। भारत में भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है ताकि किसान अपने उत्पादन को कुछ समय के लिए रोक सके। ठीक है, भारत में भंडारण की जो उचित व्यवस्था नहीं है। उचित व्यवस्था का मतलब है जितनी चाहिए उतनी नहीं है, और जो है भी उसमें से अधिकतर बहुत सारे ऐसे हैं जो या तो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसे प्राइवेट स्टोरेज सेक्टर्स हैं जो कि जिनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनको किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसान अपनी उत्पादन को कुछ समय के लिए रोक नहीं पाते। मतलब अगर उन्हें अगर मार्केट में उस समय सही प्राइस नहीं मिल रहा और वो चाहते हैं कि मैं अपनी फसल को कुछ टाइम के लिए रोकूं और बाद में बेचूं, तो ऐसा वो करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है और वो फसलें खराब हो जाती है। इसके अलावा फसलें भंडार गृहों में नष्ट हो जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स वगैरह न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि कैसे इतने सारा गेहूं चावल मंडियों वगैरह में या फिर स्टोरेज जो गवर्नमेंट के स्टोरेज सेक्टर्स है उसमें पड़े पड़े सड़ जाते हैं या बह जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, इससे किसानों को बाजार में उचित कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर माल खराब होगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, उस जो प्राइस उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। दूसरा, यातायात की समस्या। कृषि विपणन के अंदर यानी कि मार्केट तक पहुंचाने की समस्या एक और है। क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो भी है। भारत में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जो मेन रोड से जुड़ी हुई नहीं है, अगर जुड़ी हुई है तो वो कच्चे रास्तों से जुड़ी हुई है। तो अगर अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं हो पाने के कारण मार्केट तक माल पहुंचाने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। इससे उनके लिए उत्पादन को बाजार में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिससे प्रॉफिट बहुत ही कम होता है या फिर नहीं हो पाता है, या इससे एक तरीके से लॉस उनको उठाना पड़ता है। तीसरा है विकृत विक्रय की समस्या। विकृत विक्रय का मतलब क्या है? गरीबी और ऋणग्रस्तता किसानों की फसल को रोकने की क्षमता कम कर देती है। ठीक है, विकृत विक्रय का मतलब है, विकृत का मतलब है जल्दबाजी में बेच देना। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट सॉरी किसान ने फसल उगाई, ठीक है, उसके लिए किसान ने लोन लेकर फसल उगाई है, क्योंकि भारत में अधिकतर किसान गरीब हैं, लोन लेकर टेक्नोलॉजी ली है, फसल उगाई है, बीज वगैरह खरीदे हैं, तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को जो है कम से कम देना पड़े, इस चक्कर में वो अपनी फसल को सही समय पर नहीं बेच पाते, उनको जल्दबाजी में बेचना पड़ता है कम से कम कीमत पर, और उनको प्रॉफिट हो या ना हो ताकि वो लोन को चुका सके। ठीक है, और ऋणग्रस्तता किसानों की फसल को रोकने की क्षमता कम कर देती है, इससे वो सही समय का इंतजार नहीं कर पाते, जिससे उन्हें मजबूरन उन्हें अपनी फसलें कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ठीक है, कम कीमत पर बेचनी पड़ती है जिससे कर्ज को जल्दी चुकाया जा सके, क्योंकि जो सोर्सेज है वो या फिर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत से ऐसे बहुत ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो
कि गवर्नमेंट की बजाय ऐसे सेक्टर से लेना लेना पड़ता है उन्हें लोन जहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से साहूकार वगैरह से, क्योंकि कागज उनके पास होते नहीं है और साहूकार वगैरह से उन्हें लोन जल्दी मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगला पॉइंट है आधारभूत संरचना की कमी एवं भ्रष्टाचार। करप्शन हर फील्ड में है, ठीक है, इसमें भी है। आधारभूत संरचना की कमी, आधारभूत संरचना, रोड, पुल, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों की कमी है और करप्शन भी है। किसानों को अपनी फसल सही कीमत पर बेचने के लिए आवश्यक है कि उनकी पहुंच बाजार तक हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो नॉलेज है वो अच्छी हो, वो उनकी पहुंच बाजार, अप्रोच बाजार मार्केट तक हो, परंतु आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीच में जो बिचौलिए है, मतलब कि जो मीडिएटर है वो भी अपना पैसा खाते हैं, वो भी पैसा खाने के चक्कर में बैठे रहते हैं, तो इस वजह से किसानों की जो प्रॉफिटाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही कम हो जाती है। अधिकांश अंश की वसूली के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता, ठीक है। और अगला पॉइंट है वित्त का अभाव, निवेश का अभाव, यानी कि कृषि सेक्टर के ऊपर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में कि बहुत ही कम जो है इन्वेस्टमेंट आता है, और इन्वेस्टमेंट कोई करे भी तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फसल जो है भारत की जो कृषि है अभी भी वो किस पे निर्भर है, मानसून पर, ठीक है, बारिश पर निर्भर है। अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो इस वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं है। करने के रिटर्न मिलने की गारंटी बहुत ही कम है। निवेश न होने के कारण नई संस्थाओं संरचनाओं के निर्माण में कमी आती है और गवर्नमेंट इतना खर्च नहीं कर पाती कि वो नए नए इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं लगा पाए किसानों के विकास के लिए, जो किसानों को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। जब उनके लिए इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, उनके पास नॉलेज अच्छी नहीं होती या फिर उनको लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है, तो उनको डायरेक्टली वो प्रभावित करती हैं, जिससे उनका लॉस बढ़ जाता है और प्रॉफिट नहीं हो पाता या फिर बहुत ही कम होता है, इससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा भारत में कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं होती है, किन किन वजह से जो है किसानों को लाभ कम हो जाता है, किन किन वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ती है मार्केट तक फसल पहुंचाने में, ठीक है। तो ये चैप्टर हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इस वाले पार्ट में हम इसको यहीं तक करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी का चैप्टर सेकंड पार्ट में। थैंक यू।